नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे युक्ति युक्तकरण को लेकर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में प्रेस वार्ता की। उन्होंने युक्ति युक्तकरण के औचित्य बताया और इसी के साथ साथ कलेक्टर ने कहा कि जिले में अब एक भी स्कूल शिक्षक विहीन अथवा एकल द्विपक्षीय नहीं रहेंगे और इसी के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। और वहीं नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, संयुक्त संचालक शिक्षा आरएन आदित्य, डीईओ अनिल तिवारी सहित बड़ी संख्या में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब पोर्टल से जुड़े मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर ने उनके द्वारा किए गए सवालों का भी जवाब दिया। प्राथमिक विद्यालयों में 458 शिक्षकों की रिक्वायरमेंट काउंसलिंग करके हम लोगों ने सबको जो सीनियरिटी के हिसाब से इसका जो भी क्राइटेरिया बना हुआ था, ऐसे टीचर जो रिक्वायरमेंट उनको प्राइमरी में सीनियरिटी के आधार पर सबसे पहले और लगभग 6,800 से ऊपर एकल शिक्षक है। और खबर दुर्ग से है, जहां पर शालाओं और शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण के संबंध में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण किया जा रहा है। नगरीय और राज्य के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में छात्रों की तुलना अधिक शिक्षक पदस्थ हैं और कहीं छात्र अधिक हैं तो वहां शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से ही प्रदेश सरकार द्वारा युक्ति युक्तकरण का कदम उठाया गया है। इससे जिन शालाओं में शिक्षक की जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध होंगे। साथ ही कलेक्टर ने बताया है कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में गणित, रसायन और भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे विषयों के विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे कुल मिलाकर के 8 ही स्कूल हैं जिनको बंद भी नहीं किया गया है। उनके बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करके कह लीजिए कि उनको मर्ज किया। और फायदा क्या होने वाला है भविष्य में? फायदा ये होने वाला है कि देखिए 2 अलग अलग स्कूल थे, मान लीजिए एक जगह 28 बच्चे हैं, दूसरी जगह 25 बच्चे, तो 28 बच्चे और 25 बच्चों के हिसाब से शिक्षकों की आवश्यकता वहां पर ज्यादा पड़ती थी, क्योंकि दोनों अलग अलग स्कूल थे, अलग अलग स्कूल थे। मर्ज कर दिया गया तो उससे शिक्षकों की आवश्यकता थोड़ी सी कम था। इसी प्रकार से उनका रिकॉर्ड रखना, हर चीज कार्यालयों में उनका रिकॉर्ड संधारण, ये सब चीजों में थोड़ा सा आसानी। देखिए जहाँ कहीं पर भी ये तो हो गई जो शालाओं को मर्ज किया गया, इसके उपरांत दूसरे चरण में शिक्षकों का युक्तिकरण किया गया है। तो इसमें जहाँ कहीं पर भी शिक्षक दर्ज संख्या के हिसाब से शिक्षकों की संख्या कम थी, वहाँ रिक्त पदों का चिन्हांकन किया गया और जहाँ पर दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज्यादा थी, वहाँ पर अतिशय शिक्षक निकले। अतिशय शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जो रिक्त पद थे वो उनको दिखाया गया और उनके जो राज्य स्तर से जो प्राथमिकता क्रम प्राप्त हुआ था उसके आधार पर उनकी काउंसलिंग करके उनको रिक्त पद जो उन्होंने चूज किए वहां पर पदांकन किया। काउंसलिंग में भी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक क्रम निर्धारित किया गया था। जिन लोगों का अगले 2 वर्ष के अंदर रिटायरमेंट है, सबसे पहले उनको अवसर दिया गया। उसके उपरांत जो महिला शिक्षक थे उनको अवसर दिया गया। इसके उपरांत जो संकुल समन्वयक थे उनको अवसर दिया गया। जो कोई संघ के कोई पदाधिकारी यदि थे तो उनको अवसर देने का निर्देश था और फिर अंत में उसके बाद जो शेष बच जाए उनको। शासन की जितनी भी योजनाएं है ना, उसका लाभ छात्र छात्राओं को मिले और उसका कड़ाई से पालन हो, उस पर क्या दिशा से पूरा सभी योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं को मिलेगा। शुरुआत आप देख रहे हैं युक्तिकरण के माध्यम से हो गई। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारी शालाएं थी जहां पर एकल शिक्षकी थे या शिक्षक विहीन थे, वहां पर शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। कई स्थानों पर शिक्षक छात्र उतनी संख्या में नहीं थे, लेकिन शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि 235 छात्रों में 17 शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो उनमें से अतिशय का चिन्हांकन करके उनको दूसरी शालाओं में भेजा गया है। तो जहां पर अब भेजा गया है वहां के छात्र छात्राओं को इसका लाभ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पद समाप्त युक्तिकरण का। विकासखंड में तहसील स्तरीय 1 दिवसीय राजस्व शिविर का आयोजन किया गया और यह आयोजन प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया।
शिविर में शहरी एवं ग्रामीणों ने अपने मुख्य मांगों को लेकर आवेदन किया है। शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता जिनका सुशासन तिहार के समय जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, उन समस्याओं का निराकरण करना था, जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आधे घंटे में ही शिविर में आवेदन खत्म होने से आम जनता में काफी असुविधा और आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की लचर कार्यशैली के और शासन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। बेसिकली जो हम लोगों ने भी सुशासन के दौरान बहुत सारे आवेदन राजस्व के संबंध का निराकरण कर लिया और ऐसे कुछ आवेदन बच गए थे जिसमें क्योंकि समय सीमा में निराकरण करना था, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया है। और ऐसे प्रकरण जो उस समय जिन्होंने आवेदन करना छूट गया होगा और ऐसे किसी, क्योंकि अभी बारिश चालू होने वाला है तो सीमांकन वगैरह जो है वो बारिश के दौरान नहीं हो पाता, तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये शिविर रखा है ताकि आगामी 15 दिनों में जितना पॉसिबल है उतना रेवेन्यू के मैटर्स को हम लोग सॉल्व करें। इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें अधिकतम जो आवेदन है वो पट्टों के संबंध में है, तो पट्टों के संबंध में अभी शासन की नई नीति आने वाली है, उसके तहत ही इसका निराकरण होगा। और दूसरा, स्वामित्व योजना के तहत जो लोग आबादी भूमि में बसे हुए हैं उनको आने वाले समय में पट्टों का वितरण होगा। दूसरा, ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो किसी भी प्रकार से हो नहीं सकते क्योंकि उनका प्रावधान नहीं होता है, और तो उस प्रकार से अगर कोई वैसे व्यक्ति शिकायत करता है तो उसको शिकायत को मान्य नहीं होगा, वो प्रकार के उन श्रेणियों का काम नहीं हो सकता। जो जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उन्हीं के बीच में ये होता है। इसके कमी के संबंध में आपने अवगत करा है तो डेफिनेटली इसमें हम लोग कुछ प्रयास करेंगे। तहसील स्तरीय शिविर का आयोजन जो किया गया है डोंगरगढ़ एसडीएम कार्यालय में, यहाँ सभी विभाग के लोग बैठे और लगभग 800 लोगों ने अभी तक के ऐसा देखने को मिल रहा है आवेदन किया, पर इसमें पावती नहीं मिल रही है। मैंने भी अभी कुछ विषयों को लेकर के आवेदन किया है पर पावती नहीं है। इसके पहले भी आवेदन किया है, देखने को मिलता है कि कचरे के डब्बे में वो आवेदन चले जाते हैं, और आदमी के पास जब आवेदन कर रहा है तो उसके पास पावती मिलनी चाहिए ताकि कल के दिन वो आपत्ति दर्ज कराए कि अभी तक की समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे कोई भी अगर आवेदन होते हैं तो उसकी पावती की व्यवस्था भी रहे ताकि सामने वाले के पास एक प्रूफ रहे कि उसने इस दिनांक को इतने समय इस शिविर के माध्यम से आवेदन किया था। जब आवेदन किया हो और जब आपने पावती मांगी तो अधिकारी और जो कर्मचारी बैठा उसका क्या कहना है? उनका कहना है कि आप आवेदन जमा कर दीजिए, आगे हम इसका समस्या का निराकरण करेंगे करके। और ऐसे कितने आवेदन आज कचरे के डब्बे में पड़े देखने को निरंतर मिलते आ रहे हैं, अभी तक तो उसका समाधान नहीं हुआ है। खबर राजनगर गांव से है, जहां पर नालंदा परिसर में पेड़ काटे जा रहे हैं और इसके विरोध में युवा कांग्रेस के द्वारा नगर निगम को सदुद्धि होते उसे को लेकर हवन पूजा किया जा रहा है। और इसी के साथ युवा कांग्रेस का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां बर्ड पार्क बनाया जाना था, परंतु सरकार के बदलने के साथ ही ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। नालंदा परिसर बनाया जाना है और जहां बच्चे एक जगह रहकर पढ़ाई करेंगे और यहां हॉस्टल की भी सुविधा दी जाएगी। ऐसा परिसर में बच्चे जो है वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करेंगे। और वही युवा कांग्रेस का कहना है कि जहां नालंदा परिसर बनाया जाता है उसके लिए वहां 35 से 40 पेड़ों को काटा जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने बर्ड पार्क जहां प्रस्तावित है वहां हमने वृक्षों को बचाने के लिए हमने आज शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दिलाने के लिए हमने महामृत्युंजय का जाप करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया था। और इसके साथ साथ नालंदा परिसर जो बन रहा है वो शिक्षण संस्था में कहीं संस्थान के आसपास बने या उपरोक्त सुविधा युक्त जगह में बने। यहाँ शीशम के जंगल हुआ करते थे, उन जंगल को काटा जा रहा है, जड़ के साथ पेड़ को निकाला जा रहा है। और आज सरकार यह कहेगी लोगों से कि आप अपनी माँ के नाम पेड़ लगाओ। हम अपनी माँ के नाम पेड़ लगा रहे हैं और दूसरे ओर शासन प्रशासन उस पेड़ को काट रहा है। तो इस दिशा में आज हम लोगों ने यज्ञ का कार्यक्रम रखते हुए सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। इसके साथ ही साथ पूर्व में भी रानी सागर में जब सड़क चौड़ीकरण होनी थी तब हम लोगों ने 17 पेड़ बचाने के लिए हम लोगों ने वहां रक्षा सूत्र बांधा था। सरकार को फिर 7 करोड़ का प्लान चेंज करना पड़ा और यहाँ तो
लगभग 50 से 55 वृक्ष दायरे में आ रहे हैं। 2000 स्क्वायर फीट में बनना है नालंदा परिसर। तो इतने सारे वृक्ष आ रहे हैं इस और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा, वार्ड वासियों द्वारा और हम युवाओं के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। नालंदा परिसर बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लाइब्रेरी भी है और छात्रों के लिए रीडिंग जोन भी है जिसमें निर्माण होना है। और ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले और जो अध्ययनरत छात्र हैं इनके लिए एक निर्माण किया जा रहा है। पहले इसका विज्ञान महाविद्यालय में एक प्रस्ताव था, परंतु वहां का चूंकि उनकी पार्किंग की जगह उसमें पूरी डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए ऐसी जगह का चयन किया गया है जो सभी कॉलेज के बीच में हो, जिससे कि सब अधिकतम बच्चों को उसका लाभ मिल सके, इसलिए वहां निर्माण कर रहे हैं। पेड़ पौधे उसमें जो भी प्रभावित पौधे हैं या पेड़ हैं वो नियमतः उनका विरोहन किया जाएगा और यदि नियम से हटके उसको ठेकेदार करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी है। हाँ, ये जो नियम है कि एक पेड़ काटेंगे तो उसके एवज में हमको उसके दुगने वृक्ष रोपित करने होते हैं, उसको भी हम पालन करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम ओम त्र्यंबकम यजा। पहले प्यार, बड़े सपने दिखाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए व्यापार करने के नाम से एक लड़की ने अपने प्रेमी के कहने पर बैंक से लाखों रुपए कर्ज उठा लिए, लेकिन प्रेमी के धोखा देने से मानसिक रूप से पीड़ित रहने वाली लड़की ने 3 जून शाम को लगभग 8 से 9 बजे के बीच थाने में बता दें कि आकर गुहार लगाई कि उसके प्रेमी जो कि अब उसके साथ नहीं रह रहा है, उसे बैंक के द्वारा दिए गए कर्ज की राशि रख लेने और न लौटाने पर आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग रखने के कुछ ही घंटे बाद ही अपने पुराने प्रेमी और उसकी नई प्रेमिका और अन्य लोगों के उसके घर पहुंचकर उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट का भय दिखाकर उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने और छत पर अपने पूर्व प्रेमी के सामने ही छत से कूदकर आत्महत्या करने के मामले पर पुलिस ने मृतका के पूर्व एवं वर्तमान प्रेमी सहित 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 3/6/2025 के दरमियानी रात में एक युवती 6वें मंजिल से कूद करके जान दे दी थी। इस पूरे प्रकरण को पुलिस के द्वारा पूरे गंभीरता से लिया जाकर इसकी विवेचना की गई। इस पूरे विवेचना में किए जाने पर महिला के ऊपर दबाव बनाना, प्रताड़ित करना के कारण से महिला के द्वारा आत्महत्या पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इसमें अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जो महिला जो मृतका थी दिनांक 3/6/2025 को साई ट्रेन सिटी अमलीडीह में निवास करती थी और उसी रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे रात के आसपास 6वें मंजिल के ऊपर छत में जाकर के वहां से कूद करके उसके द्वारा आत्महत्या किया गया था। जांच पर पाया गया कि जसविंदर कौर इसमें वर्तमान में एक नीरज मजुमदार के साथ में रिलेशनशिप में थी। उसके पहले भी ये एक अन्य प्रशांत के साथ में रहना पाया गया और वर्तमान में प्रशांत भी किसी दूसरे लड़के के साथ में रिलेशनशिप में होना पाया गया। इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा सा कारण जो है लव ट्रायंगल और इस बीच में लगातार प्रताड़ना और घटना दिनांक को इसको साथ में मारपीट किया जाना, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना किया जाना पाया गया है। इस घटना में घटना के पहले जिस समय ये मृतका जो थी प्रशांत के साथ में जब रहती थी तो आपस में ये लोग कोई शॉप चलाते थे। उस दौरान भी इसके द्वारा कुछ बैंक लोन वगैरह भी लिया गया था। उसके कारण भी जो वर्तमान में जो प्रशांत अलग होने के बाद भी उसको उसके बैंक लोन पे करने के लिए लगातार प्रताड़ित करता रहा है। घटना दिनांक को इन्हीं सब बात को लेकर के मृतका और एक अन्य लड़की के साथ में बाहर में भी काफी गाली गलौज मारपीट की घटना घटित हुई थी। उसके उपरांत जो प्रशांत लांडे अपने अन्य साथियों के साथ में और अपने वर्तमान महिला साथी और उसके अन्य साथियों के साथ में एक साथ होकर के मोबाइल के माध्यम से कई बार प्रताड़ित किया गया और अंततः इसी उद्देश्य से कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा हुआ था, जिसके कारण से महिला प्रताड़ित होकर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ित होकर
6वें मंजिल से कूद करके अपनी जान दी थी। इस पूरे प्रकरण को पुलिस के द्वारा पूर्णतः गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किए जाने की धारा 108 और 3-5 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में आगे की भी विवेचना किया जा रहा है। हाँ, ये सभी जब पहले आपस में मारपीट हुआ था, जब इस घटना के लगभग आधा घंटा के पहले उस कॉम्प्लेक्स के बाहर रोड के पास में ये मृतका और एक इसके प्रशांत लांडे के महिला मृतक के बीच में काफी मारपीट झमाझटकी हुआ था और उसके बाद में ही इसको सबक सिखाने के उद्देश्य से सभी लोग इकट्ठे होकर के टेलीफोन से पहले और बाद में उस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचे थे और उसके उपरांत ही इसके द्वारा कूद कर थे। उस दौरान उसके द्वारा इस घटना के संबंध में नहीं बताई गई। ये जरूर हुआ था कि उस दौरान भी अपने लोन एवं अन्य संबंधों में उसके द्वारा बताई जा रही थी और वहां से वापस आते के दौरान ही उसके साथ में मारपीट और झमाझटकी की घटनाएं हुई थी और उसके उपरांत सभी लोग इकट्ठे होकर वहां तक गए थे और तब फिर और अधिक प्रताड़ित होकर के उसके द्वारा कूद करके जान दी। इसमें जो मृतका के पूर्व के जो साथी प्रशांत है, उसकी वर्तमान में जो गर्लफ्रेंड है, उसको छोड़ देना, तो तन्नू करके नाम है, तो उसके साथ में दोनों लड़कियों के बीच में आपस में काफी बाहर में मारपीट और झमाझटकी, बाल खींचने, पटकने की घटनाएं हुई थी और उस बात से लेकर के और इनकी झगड़ा और विवाद गहरा, जिसके उपरांत सभी लोग इकट्ठे होकर के उसको सीख सिखलाने के उद्देश्य से वहां तक पहुंचे हुए। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां खबर रायपुर से है, जहां बीते 24 मई की शाम को 4 अंतर्राज्यीय लुटेरों ने मिलकर एक ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया था। इस दौरान लुटेरे 3 सोने की चेन लूटकर भाग गए थे, जिन्हें महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको बता दें कि लुटेरों ने पुलिस पकड़ से बचने के लिए शातिराना तरीके अपनाए थे। कमांडीय थाने में 24 मई को लूट की FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद थाना खमारडीह एंटी क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को धर दबोचा। पहला प्रकरण थाना खमारडीह का है, जो अपराध क्रमांक 118-25 धारा 304(2) और 3-5 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इस पूरे प्रकरण में राजीव नगर के पास मेन रोड में एक रौनक ज्वेलर्स करके शॉप है, ज्वेलरी दुकान है। उस ज्वेलरी दुकान में 3 आरोपी आए और 3 आरोपी आकर के चैन खरीदने के बहाने चैन दिखाने को कहा और जैसे ही दुकानदार चैन दिखा रहा था, उसी दौरान इनके द्वारा 3 नग चैन को झपट करके वहां से फरार हो गए थे, जिसमें एक स्कूटी का उपयोग उनके द्वारा किया गया था। प्रारंभिक तौर पर इसको विवेचना किए जाते हुए ACCU की टीम के द्वारा लगातार लगभग 70-80 किलोमीटर लगातार मेहनत करके इस प्रकरण का खुलासा किया गया। इस प्रकरण में वारदात करने के पूर्व आरोपियों के द्वारा 2 अन्य, जिसमें एक मोटरसाइकिल एम्स रायपुर के पास से और एक एक्टिवा दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास से चोरी की गई थी। इस प्रकार इन आरोपियों के द्वारा 2 चोरी की घटना और 1 झपटमारी की जो घटनाएं हैं वो एक ही साथ कारित किया गया था। इस पूरे प्रकरण में ये आरोपीगण अंतर्राज्यीय महाराष्ट्र में गोंदिया और नागपुर के निवासी थे। योजनाबद्ध तरीके से इनके द्वारा वहां से ट्रेन से चल के दुर्ग रेलवे स्टेशन में उतर के वहीं एक होटल में स्टे किए। वहां से रुकने के बाद में एक्टिवा को चोरी करके उस एक्टिवा के माध्यम से रायपुर आए। रायपुर में उसी एक्टिवा के माध्यम से अपना इस अपराध को घटित किया। जाते जाते उसके द्वारा एम्स रायपुर के पास से एक दूसरी मोटरसाइकिल को चोरी करके उस पर से फरार हो गए। आरोपियों द्वारा पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से जो दुर्ग से एक्टिवा चोरी की गई थी, उस एक्टिवा को रायपुर में छोड़ दी गई थी ताकि पुलिस अपने जांच में गुमराह हो और अपना फोकस दुर्ग के आसपास तक ही सीमित रखे। परंतु यहाँ लगातार इसमें मेहनत करते हुए CCTV कैमरे एवं अन्य
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मदद लेकर के पुलिस के द्वारा खोजते हुए यहाँ से दुर्ग तक पहुंचे और वहां से महत्वपूर्ण क्लू मिला, जिसके आधार पर तत्काल पुलिस पार्टी महाराष्ट्र नागपुर तक गई और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इस पूरे प्रकरण में आरोपियों के द्वारा यहाँ से चोरी किए गए चेन को अपने एक ज्वेलर्स के एक शॉप है ईरा गोल्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर इसको अपने पिता के अकाउंट पर बेच दिया गया था और वहाँ पर से उसके पिता के अकाउंट पर पैसे प्राप्त हुए थे। इस प्रकार उसके द्वारा 2 गोल्ड की चेन को ईरा कंपनी को बेचे गए थे, जिसको बरामद किया जाना शेष है। शेष एक अन्य जो एक चेन, एक मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए उसके 3 आरोपी जो यहाँ घटना करने के लिए आए हुए थे और एक आरोपी का पिता जो माल के डिस्पोजल करने में इनका सहायक रहा है। इस प्रकार 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे प्रकरण में थाना में इसमें अपराध क्रमांक 118/2025 धारा 304 को 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे की विवेचना की जा रही है। हीरा गोल्ड से शेष 2 गोल्ड की चेन है, उसके बिक्री के संबंध में वेरीफाई किया गया है, तो शीघ्र गिरफ्तार उस पर से जब्ती किया जाकर के आगे की कार्रवाई की जाए। के पूर्व ये पहले भी रायपुर आकर के रेकी किया जाकर के 2 महीने 3 महीने पहले रेकी करके गए हुए थे। उस दौरान उनके द्वारा कोई अपराध घटित नहीं किया गया था, परंतु अन्य जिलों में भी इसकी सूचना दी गई है। अगर किसी जिले में इस प्रकार की वारदात के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो उनको अवगत कराया जाएगा। इनमें लोकल कॉन्टेक्ट नहीं, चूंकि पूर्व से इनके द्वारा रेकी किया जा चुका था। पूर्व 3-4 महीने पहले आकर के रायपुर की दुकानों के इनके द्वारा रेकी करके जा चुके थे, इसलिए पहले दुर्ग आकर के स्टे किया और रायपुर आकर के इसको वारदात को अंजाम दिया। और अगली खबर राजनांदगांव से, जहां शहर के आजाद चौक निवासी सुशील गिड़िया ने आने वाले पीढ़ियों को एक संदेश देने का काम किया है। आपको बता दें कि सुशील गिड़िया ने अपना मकान बनवाते समय एक पीपल के पेड़ को काटने से बचा लिया है। ये पेड़ लगभग 125 वर्ष पुराना है। बाप दादाओं के समय के इस पेड़ से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। ये पेड़ 3 मंजिला मकान में भूतल से होते हुए छत से बाहर निकला है और इस तरह से सुशील गिड़िया ने पीपल के वृक्ष को बचाते हुए जीवदया और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है। पेड़ को हम लोग जी देवी देवताओं का वास मानते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं हम लोग, और जीवों की रक्षा भी हो जाए। और एक भैया सिविल इंजीनियर होने के नाते इसको एक भवन जैसा घर बनाया भैया ने। जहां जहां तकलीफें आई उसका उस हिसाब से निराकरण करके, मतलब पेड़ को बिना काटे बिना छीले ये आज जो दिख रहा है वो भवन बनाया भैया। मतलब थोड़ा तकलीफ सहन जरूर करते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा कभी नहीं आया कि इसको काटना है। हमको तो मतलब पीपल से इतना लगाव है कि पूछो मत। ये लगभग 100-125 साल पुराना। हम लोग बचपन से ही है, मैं तो 56 साल का हो गया हूँ, मैं यही हूँ। हमारे बाप दादा भी यही रहे, सभी रूम में नहीं, इसी गली जैसा था। पहले हम आने जाने का रास्ता था, मकान हमारे पीछे है, फिर उसको धीरे धीरे ऐसा बनाया कि एक रहने लायक जगह हो गई। मतलब हमको तो खुशी होती देख के, मतलब एक नई चीज दिखने मिलती है, ऐसा लगता है। मेरे चाचा जी ने रायपुर में शंकरनगर मकान में आर्टिफिशियल झाड़ बनवाया उन्होंने। उनके यहाँ मतलब आर्टिफिशियल झाड़ बना है, उसमें मेरे ख्याल से 3-4 लाख रुपए खर्चा किए होंगे। हमको तो बना बुनाया मिल गया। कौन सा पेड़ है ये पीपल का। आपका नाम? सुशील गिड़िया। और इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली दौरे से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अब इसके बाद आपको बताते चले वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पीएम मोदी से मुलाकात से विकास की जानकारी देंगे, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई थी और सफलता की देंगे जानकारी। जवानों के साहस को नमन करता हूं, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर में ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रवाना होने से पहले सीएम साय ने मीडिया से बातचीत की। पीएम मोदी से मुलाकात कर विकास जानकारी देंगे। 2 दिन का कल माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा है। हम उनसे मुलाकात होगी तो ब्रीफ तो करेंगे, नक्सलवाद की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सफलता मिल रही है उसके विषय में उनको ब्रीफ करेंगे। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और
ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। कल भी एक बड़ी सफलता मिली है। कल भी एक सीसी मेंबर को न्यूट्रलाइज किए हैं हमारे जवान। उनके हम साहस को सलाम करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।